Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started our series for class 12 BST previous year question paper series. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST 2024 PYQs का पार्ट बी। ऑलरेडी पार्ट ए में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन कवर किए थे इन डिटेल, और हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल वो रिपीट करता है। तो टॉपिक्स हमेशा ही सेम रहते हैं, बस कभी वो एमसीक्यू टाइप में आते हैं, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी केस बेस्ड, पर हमेशा वही सेम टॉपिक रहते हैं। तो हमने 20 तक के क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया था ताकि अगले साल वो अगर एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, केस स्टडी किसी भी फॉर्म में आए तो आपको बन जाए। तो आज हम कवर करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो कॉन्सेप्ट में वो मेनली बात कर रहा होता है या तो फिर आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की, सेकेंड या तो वो बात कर रहा होगा कोऑर्डिनेशन की, और या फिर वो बात कर रहा होगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। बहुत ही रेयर केस में वो कॉन्सेप्ट में कम्युनिकेशन की बात करता है। तो कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके हैं, तो आप मेरे 3 भी याद रखेंगे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, कोऑर्डिनेशन एंड डेलीगेशन, और उसका एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस भी बताना है। तो ये तो और शॉर्ट हो गया कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स कुछ है ही नहीं, तो या तो ये कोऑर्डिनेशन होगा या तो ये डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में से ही कुछ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कॉटिको फैब्रिक्स वाज स्टार्टेड बाय आशीष इन 2001 to sell the bed sheets, towels, comforters, pillows, cushions, bath mats, etc. It is now a famous name and its branches are across India. To manage the work all over India, it has 8 teams, 2 each for North, South, East and West India. Ashish spends a considerable amount of time to develop an orderly pattern to group efforts among the different teams and to secure unity of action in pursuit of a common purpose. To ensure the suitable allocation of tasks to the various members of the teams and to see that the tasks are performed with harmony among the members, he tries to balance the different teams in different locations. तो ये बात कर रहा है यूनिटी ऑफ एक्शन की, कि हर एक टीम का साथ में कुछ उनके एक्शंस यूनाइट होने चाहिए, साथ में मिलकर काम करें, सारे मेंबर्स के बीच में हार्मनी हो और अलग अलग लोकेशन पे जो टीम है उनके बीच में एक बैलेंस है। ओके, तो ये किस चीज की बात कर रहा है? सबके बीच में कोऑर्डिनेशन की, तो सब लोग साथ मिलकर काम करें, दैट टू इन ऑर्डर। तो कोऑर्डिनेशन इज द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड एंड इंपॉर्टेंस में 3 इंपॉर्टेंस होती है इसकी। पहला, ग्रोथ इन साइज। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी। तो लार्ज इंटरप्राइजेस में कोऑर्डिनेशन ज्यादा चाहिए, जबकि स्मॉल इंटरप्राइजेस में कोऑर्डिनेशन कम रहेगा तो भी चलेगा। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है कि एक ही डिपार्टमेंट में कई सारे तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर वो आइसोलेशन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेज डिपार्टमेंट वाले ने रॉ मटेरियल्स खरीदे ही नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना नहीं सकता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगर सामान प्रोड्यूस ही नहीं किया तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला सामान बेच ही नहीं पाएगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे हैं? इंटरलिंक्ड हैं। तो इसके लिए जरूरी है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बैलेंस रहे, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेशन। और फिर आता है स्पेशलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्सपर्ट और प्रोफेशनल पीपल रहते हैं, जिस सबको लगता है कि आई एम द ओनली क्वालिफाइड पर्सन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं ही हूँ जो सबसे अच्छा काम करता हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। बट अगर ऐसी ही सोच रही, ऐसा एटीट्यूड रहा तो उनके बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जिसे अवॉइड करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। Then we will discuss state any 3 points of importance of staffing function of management. तो 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिसमें थर्ड फंक्शन होता है स्टाफिंग। उसकी इंपॉर्टेंस को आप याद रख सकते हैं विद द ट्रिक, फायर इन द जॉब प्लेस अफेक्ट ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। फायर इन द जॉब प्लेस इफेक्ट ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। फायर में FI और RE अलग है। FI से हो जाएगा फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनेल। ओके,
इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ खाली जॉब पोजीशन किसी काम की नहीं होती है। तो जब तक उसे कोई पर्सन ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, ऑब्टेन नहीं करेगा, उस जॉब पोजीशन का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि जो भी खाली जॉब पोजीशन है उसे कोई पर्सन ऑक्यूपाई कर ले ताकि उसकी जो मेरिट्स हैं वो इंक्रीज हो सके। देन आता है RE से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और यहाँ पे जिन रिसोर्स की बात चल रही है वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग में हम सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं करते, हम पहले एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली कितने और कैसे वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, और फिर उतने लोगों को रिक्रूट करने के लिए हम पहले रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड देन ट्रेनिंग वगैरह सब परफॉर्म करते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना ही ओवर स्टाफिंग हो, ना ही अंडर स्टाफिंग हो, एग्जैक्टली उतने ही लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए जितनों की जरूरत है। तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ से होता है। फिर आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। स्टाफिंग में हम सिर्फ लोगों को सिलेक्ट नहीं करते बल्कि उन्हें रिक्वायर्ड स्किल्स भी देते हैं, तो हम उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो उससे होता क्या है कि जिन्हें काम करना नहीं भी आता उन्हें भी काम करना आ जाएगा, तो उनका जॉब को लेकर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। देन प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग सिर्फ ये नहीं करता कि वेकेंट जॉब पोजीशन को कोई पर्सन ऑक्यूपाई कर ले, वो ये भी इंश्योर करता है कि जो पर्सन उसे ऑक्यूपाई कर रहा है वो वाकई में उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इंश्योर करेगा कि सही जॉब पोजीशन को सही पर्सन ही ऑक्यूपाई करे। देन की इफेक्टिवनेस टू अदर वर्क, अदर फंक्शंस। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, लेकिन स्टाफिंग के बिना कोई भी दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लानिंग करने के लिए भी लोग चाहिए, और लोग कहाँ से आते हैं? स्टाफिंग के थ्रू। देन ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। अभी उन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए भी पीपल चाहिए, और वो पीपल अगेन कहाँ से आ रहे हैं? स्टाफिंग से। डायरेक्शन भी एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को देगा, और कंट्रोलिंग करने के लिए भी जो कंपैरिजन करते हैं वो हम ह्यूमंस की परफॉर्मेंस को ही कंपेयर करते हैं। तो नो अदर फंक्शन इज पॉसिबल विदाउट द स्टाफिंग फंक्शन। देन आता है ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ना किसी भी कंपनी की ग्रोथ बहुत आसान हो जाती है अगर वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा एफिशिएंट और स्किल्ड होते हैं तो। और लास्ट आता है कॉम्पिटिटर को फेस करना आसान हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोर और लेस सेम ही होता है। तो सबके पास वही एक जैसे एसेट है, सबके पास वही फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में वही बेंचेस हैं, वही एक बिल्डिंग है, वही लाइट है, वही फैन है, वही व्हाइट बोर्ड है, वही मार्कर है। फिर भी एक स्कूल दूसरे स्कूल से बेटर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक कंपनी को अगर दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो उसमें उनके ह्यूमन रिसोर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स में से आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद रखेंगे तो भी वो इनफ होगा। अब यहाँ पे लिखने थे सिर्फ 3 पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आपको बताना है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के मेथड्स नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। तो काम करते करते ही अगर आपको काम सिखाया जा रहा है दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और काम से ब्रेक लेकर अगर आप कहीं दूर किसी हॉल वगैरह में गए हैं डमी मॉडल्स में काम सीखने, तो वो क्या हो जाएगा? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा ऑन द जॉब है कि ऑफ द जॉब की बात की गई है। और ऑन द जॉब है तो अगेन उसके अंदर आता है अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, इंडक्शन, और ऑफ द जॉब में आता है वेस्टिब्यूल स्कूलिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, और फिर आपको बताना है कि इस ट्रेनिंग से ड्राइवर्स को क्या फायदा होगा। ड्राइवर्स मतलब जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसको इससे क्या फायदा होगा। तो कारो, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, was manufacturing high cost, good quality luxury cars. For the last few years, the company was not earning good profits as the demand for the cars was very low. Chief Executive Officer of the company, Piyush, had a meeting with the production and sales managers to discuss how to increase the revenue of the company. They found that nowadays, instead of purchasing luxury cars, people prefer to have cars on rental basis. तो चाहते हैं कि कार्स खरीदे नहीं बल्कि उनको रेंट पर लें. So they decided to start car rental service. The production manager also suggested that as these cars were sophisticated and each spare part was very costly, it would be better to provide these cars for rental service. तो क्योंकि उन्हें पता था कि कार्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और बहुत ज्यादा ही महंगी हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस कार को वो रेंटल सर्विसेज में तो देंगे लेकिन अलोंग विद द ट्रेन्ड ड्राइवर्स। तो किसी के भी हाथ में वो कार नहीं देनी, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है उन्हीं ड्राइवर्स के साथ उस कार को भेजेंगे।
so that there would be less wear and tear, उसमें खराबियां कम हो. Piyush agreed and a training unit was started. 2 of the available cars were used for training for the drivers. People were very happy as they were getting these cars on rental basis with trained drivers. The idea was a very big hit and the company was able to surpass its profit target for the last 20 years. तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे कौन से मेथड्स होते हैं ऑन द जॉब के 3. अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, एक मास्टर ऑर्गेनाइजेशन में आता है. नाउ मास्टर क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और पहले वो सारे लोगों को काम करके दिखाएगा. तो जब मास्टर काम कर रहा होगा, एम्प्लॉय सिर्फ उसे ऑब्जर्व करेंगे. फिर धीरे धीरे मास्टर उन सारे काम को डेलीगेट करना स्टार्ट करेगा. तो उन्हें देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ठीक है आप काम करना स्टार्ट करो. फिर जब एम्प्लॉयज वो काम कर रहे होंगे तो मास्टर उन्हें ऑब्जर्व करेगा. और जब मास्टर को ये इंश्योर हो जाएगा कि सारे एम्प्लॉयज ने काम करना सीख लिया है तो ही विल टेक अ लीव. इसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. फिर आता है इंटर्नशिप. इंटर्नशिप आपकी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के बीच का एक रिलेशन होता है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे आप पहले इंस्टीट्यूशन में जाते हो, वहां पे आपको सारी थ्योरी सिखाई जाती है, आप थ्योरेटिकल सारी चीजें सीखते हो. फिर वो एग्जाम क्लियर करके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और उनके अंदर एज अ इंटर्न आप काम करते हो. तो वही थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिखाया जाता है. और जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हो. फिर आता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन. इसमें जो नए एम्प्लॉयज होते हैं उनको ओल्ड स्टाफ के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही में उन्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग द कंपनी. हमारी कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, कितनी क्वालिटीज में हम डील करते हैं या कितनी वेराइटीज हम बेचते हैं, कितने अवार्ड्स हमें मिल चुके हैं, एक्सेट्रा. और कुछ हमें उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट, कि हमारे वॉशरूम्स कहाँ हैं, रेस्ट रूम कहाँ पे हैं, कितनी आपको लीव्स मिलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. फिर आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ये जनरली तभी दी जाती है जब आपके जो मशीन्स हो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो और सोफिस्टिकेटेड हो. जब आपको लगता है कि आपकी मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, डायरेक्टली उसी पे काम करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है और नुकसान ज्यादा होगा. तो एक्सपेंसिव या कॉस्टली या फिर अगर बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन हो तो क्या दिया जाता है, वेस्टिब्यूल स्कूलिंग. तो उस डायरेक्टली उस कार पे ट्रेनिंग नहीं करके आप पहले कहीं और जाएंगे, आप किसी एक दो कार को सिलेक्ट कर लेंगे कि आप उसी पे ट्रेनिंग करो और फिर इन कार्स पे वापस आ जाओ. तो जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, वेस्टिब्यूल स्कूलिंग. फिर कुछ डमी मॉडल्स या फिर एक्स्ट्रा एक आध जो मशीन्स होती हैं उस पर आप ट्रेनिंग करके फिर ओरिजिनल मशीन्स पे आते हो काम सीखने के लिए. तो जब भी एक्सपेंसिव मशीन्स की बात हो, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की बात हो या डेलिकेट मतलब नाजुक मशीन्स की बात हो तो उसमें क्या आंसर होगा, वेस्टिब्यूल स्कूलिंग. तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का वेस्टिब्यूल स्कूलिंग. देन 2 एडवांटेजेस बताने हैं कि ड्राइवर्स को ऐसे क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं. तो ट्रेनिंग के एडवांटेजेस फॉर द वर्कर्स को आप याद रखते हो विद द ट्रिक मेस. एम से हो जाता है मोराल बूस्ट होता है. तो जब भी आप किसी पर्सन को ट्रेनिंग देते हो तो उससे आप काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा. ए से एक्सीडेंटल चांसेस कम हो जाते हैं. तो आप क्योंकि उसने काम पहले से ही सीखा हुआ है तो आप एक्सीडेंट होने के चांसेस रिड्यूस हो गए. फिर सी से आता है करियर, बेटर करियर ऑप्शंस मिलेंगे. तो जब आप ट्रेन नहीं होते हैं तो आपको बहुत लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड पोस्ट के लिए ही हायर किया जा सकता है. और अगर आप ट्रेन हो चुके हैं, आपको सारा काम आ चुका है, तो आप किसी से बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और बहुत बड़ी पोजिशन पे भी काम कर सकते हो. ई से आता है अर्निंग मोर. अगर आपने प्रॉपर ये ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है तो आप पहले के कंपैरिजन में आपको बेटर सैलरी ऑप्शंस दिए जाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सेबी के कुल मिला के 3 ही फंक्शंस होते हैं. पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन, देन डेवलपमेंट फंक्शन एंड देन रेगुलेटरी फंक्शन. अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. तो कहीं भी अगर किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो उस कंपनी की किसी फ्रॉड एक्टिविटी की वजह से उन पैसा डूबना नहीं चाहिए या किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन फ्रॉड नहीं होना चाहिए. डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर वो इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज में जो ट्रेड हो रहा है, परचेज सेल हो रहा है, ये और भी ज्यादा एफिशिएंट हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसमें हम ऑनलाइन या फिर इंटरनेट का प्रमोट करने का काम करता है. फिर आते हैं रेगुलेटरी फंक्शन. इसमें वो रेगुलेट करते हैं द म्यूचुअल फंड्स को, कंपनी के टेक ओवर को या फिर जो इंटरमीडियरीज ब्रोकर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन.
तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर से भी इंश्योर करता है कि देयर इज नो प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है अननेसेसरी किसी भी सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ाकर उसके प्राइस को ऊपर करने की कोशिश करना। जैसे कि हर्षित मेहता स्कैम में हुआ था, तो किसी भी कंपनी की प्राइस जो कि बिल्कुल कम थी, 5 रुपए का शेयर था एक उसका, ठीक है ना। इस शेयर की वैल्यू बहुत कम थी क्योंकि कंपनी में तो कोई डेवलपमेंट था ही नहीं, कंपनी बिल्कुल बेकार कंपनी है, लेकिन अननेसेसरी इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ा दो ताकि इसके प्राइसेस क्या करें, बढ़ते जाए। जब लोगों को दिखेगा कि इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो इन शेयर्स को और खरीदेंगे, तो इसके प्राइसेस और बढ़ेंगे। और जब हम देखेंगे कि प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो अचानक से सारे से शेयर सेल कर दो और मुनाफा कमा लो। इसे कहते हैं प्राइस रिगिंग, मैनिपुलेट करना, अननेसेसरी डिमांड क्रिएट करके प्राइसेस को बढ़ाने का ट्राई करना। तो ऐसा कहीं कोई पर्सन नहीं कर रहा हो, ये चेक करते हैं। फिर आता है प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। ना इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कभी कभी कुछ जो कंपनी के लोग होते हैं उन्हें कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता है और वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं ताकि वो अपने या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर्स का फायदा करवा सकें। तो कोई भी ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो अगर लीक हो जाए कि फ्यूचर में शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं, कोई डेवलपमेंट होने वाला है, तो इस इन्फॉर्मेशन को लीक करके वो अपने कुछ रिश्तेदारों का फायदा ना करवा दें, ये इंश्योर करते हैं। Then SEBI prohibits fraudulent and unfair trade practices. फ्रॉडुलेंट मतलब आपने अननेसेसरी कुछ भी ऐसा डिक्लेयर कर दिया जो कि ट्रू नहीं था। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करके अगर आपने अपनी डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की, दैट इज फ्रॉड। तो आपने क्या किया, आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि मुकेश अंबानी जी मेरी कंपनी में पार्टनरशिप करने वाले हैं, या वो इसमें मर्ज होने वाले हैं, या वो इसके शेयर होल्डर बनने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो आपने कुछ ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जिसको सुनते ही क्या हुआ, काफी सारे लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। दैट इज फॉल्स या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। फिर आता है सेबी उनको एजुकेट, इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए भी काफी सारे स्टेप्स उठाती है ताकि हम जान सकें कि पैसा कहाँ, कब और कैसे लगाना है। और फिर आती है कि वो फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफी सारी गाइडलाइंस बनाई है डिबेंचर होल्डर को के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, इंसाइडर ट्रेडिंग को बैन करने के लिए, या फिर जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है ना, कुछ बार कई बार क्या होता है कि कंपनीज अपनी कंपनी के जो शेयर हैं वो लार्जर पब्लिक को इशू करती है, तो पब्लिक में कोई भी चाहे तो उसमें पैसा लगा सकता है। तो कई बार वो करती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अपने कुछ खास जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उन्हीं को ही ये शेयर्स अलॉट करते हैं, पब्लिक तक ये पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस पर भी वो चेक रखती है। तो यहाँ पर आप बस इतना ही याद रखें कि वो प्राइस रीडिंग चेक करेगी, इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करेगी, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं हो, और एजुकेट करती है इन्वेस्टर को। दैट विल बी इनफ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको बताना है कि कौन से कंज्यूमर राइट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, और साथ ही में एक राइट है जो कि भोला राम ने वॉयलेट किया है, तोड़ा है, उसके बारे में भी बताना है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने राइट्स होते हैं, 6 राइट्स, जिसको आप याद रख सकते हो विद द टर्म रिचेस। ना हालांकि इस ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि राइट्स बहुत ज्यादा ऑब्वियस राइट्स है। एस से क्या हो जाएगा, राइट टू सेफ्टी। हर एक कंज्यूमर के पास राइट है टू बी सेफ, तो उसकी फिजिकल बॉडी या किसी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आपने कोई भी सामान वो खरीद रहा है तो सामान की वजह से उसकी हेल्थ, उसकी बॉडी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो जो भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है या परचेज कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना उसका राइट है। तो उसकी मार्केट प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वार्निंग्स क्या है, एवरीथिंग। देन राइट टू मेक चॉइस, उसके पास राइट टू चूज भी है ना, तो कोई भी प्रोड्यूसर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये पर्टिकुलर चीज ही खरीदनी पड़ेगी। उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। देन राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन, सामान खरीदने के बाद अगर वो सामान से डिससेटिस्फाइड है या उस सामान की कुछ कंप्लेंट्स हैं तो उसके पास राइट है टू बी हर्ड। तो उस कंपनी का एक जो कंप्लेंट सेल होना चाहिए जहां पर वो कस्टमर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। फिर है राइट टू सीक रिड्रेसल, ना सिर्फ सुनना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सुनकर फिर फोन रख दी कि हाँ ठीक है सुन लिया आपने। सुनने के बाद अगर आपकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम गई है कंज्यूमर को तो आपको इसका फेयर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। अब कंपनसेशन का मतलब है कि या तो आप उस सामान में अगर कुछ डिफेक्ट है तो उसे रिपेयर करवा के दो, या तो रिप्लेस करके दो, या तो फिर आप उसे रिफंड करो। और अगर उसको यूज करके कोई बड़ा डैमेज हुआ है उस पर्सन को तो आप उसका अलग से भी कुछ अमाउंट आप उसे पे करोगे, कंपनसेशन अमाउंट। फिर आता है राइट टू एजुकेशन,
इसके अंदर हर एक कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि उनकी क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसमें जो सरकार है वो जागो ग्राहक जागो ऐसी मैगजीन्स या फिर पोस्टर्स या फिर एनजीओ भी कई सारे स्टेप उठाते हैं ताकि कंज्यूमर को एजुकेट किया जा सके रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर केस स्टडी में इन्हीं में से किसी राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कौन से राइट को प्रमोट करना है और कौन सा राइट वायलेट हुआ है दोनों बताना है। केवल राम स्टार्टेड अ स्वीट शॉप Karamati Sweets in 1950. The sweets were famous all over India for their good quality, and people would come from far and wide to purchase the sweets from him. As he grew old, he could no longer run the shop, so he sold the shop to one of its neighbors, who is Bholaram. After a few months, to further increase the revenue, Bholaram started engaging in unfair trade practices like adulterated खोया पनीर। तो पहले ये शॉप किसकी थी? केवल राम की। पर बूढ़े हो जाने की वजह से अब वो शॉप को नहीं संभाल पा रहे थे, तो उन्होंने अपने एक नेबर भोला राम को ये शॉप बेच दी। और जैसे ही उसके पास ये शॉप आई तो उसने फायदे करने के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फायदा गेन करने के लिए उसने क्या किया, मिलावटी खोया पनीर वगैरह बेचना स्टार्ट कर दिया। He thought that no one would know about it as Karamati Sweets had a good image in the eyes of the people. Slowly, the people started falling sick after consuming sweets purchased from Karamati Sweets. But they did not know where to go and to whom to complain. Raghav, a resident of village, had recently completed his studies. तो यहाँ तक क्या हुआ है? यहाँ तक उसने ये सोचा कि ऑलरेडी केवल राम, ये जो कारामती स्वीट्स है उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो किसी को पता चलेगा ही नहीं कि लोगों की तबीयत इसकी वजह से खराब हो रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने ये स्वीट्स कंज्यूम की और वो बीमार होने लगे। अब उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना है, कहाँ कंप्लेन करनी है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता था। अब एंट्री होती है राघव की, जो उस विलेज का एक रेसिडेंट था और उसने अभी अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। Now he was a member of non-governmental organization मेरी वॉइस, वो एक एनजीओ मेरी वॉइस का मेंबर था। He felt that the villagers should be made aware about the rights and reliefs available to them. He started creating awareness about consumer rights among the villagers to protect their interests through a series of talks and presentation in the village. तो उसने क्या किया, लोगों को उनके राइट्स और रिलीफ्स के बारे में बताना स्टार्ट किया। उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाया ताकि वो लोगों से बातचीत करके उन्हें बता सके कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो यहाँ पर जो राघव है वो क्या, कौन से कंज्यूमर राइट की बात कर रहा है? राइट टू एजुकेशन, जहाँ पे कंज्यूमर को उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, उन्हें अवेयर किया जाता है। और एक राइट जो कि भोला राम ने वॉयलेट किया वो क्या था? मिलावट करके दिया जिससे लोगों की तबीयत खराब होने लगी। तो राइट टू सेफ्टी वॉयलेट हुआ था। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट से उनकी फिजिकल बॉडी और किसी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो दैट इज वॉयलेशन ऑफ राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें आपको बताना है कौन से बैरियर्स की बात चल रही है ना। कम्युनिकेशन बैरियर्स ही, बैरियर्स मतलब कम्युनिकेशन बैरियर्स ही होंगे, और मेनली वो कौन से होते हैं? सीमेंटिक, देन साइकोलॉजिकल, देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड देन पर्सनल। तो इन चारों में से कौन से वाले बैरियर्स की बात चल रही है वो आपको बताना है। और यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं तो पहले हम रीड करते हैं फिर आप देखेंगे। Business Process Outsourcing Center Chromosome, which deals in conversion of voice reports dictated by the physicians and other healthcare providers into a text format, has 40 employees. They ensure that their employees are well versed in at least one foreign language and one Indian language. The employees are also given the required training to ensure that the reports are processed correctly, and as they are backbone of the patient's medical history. On frequent complaints about some of its employees, it was observed that they were facing problems in decoding the message, as they were not very proficient with the language in which the voice message was received. As a result, they would make mistakes causing different meaning to the message. Not only this, sometimes there were technical words used in the voice reports, the actual meaning of which was not understood by the employees. Due to this, Chromosome was slowly losing its business to the competitors,
द अबव केस हाईलाइट्स टू कम्युनिकेशन बैरियर्स। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि एक हमारा बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर था क्रोमोसोम नाम का। उसमें क्या होता था कि पेशेंट की रिपोर्ट वो भेजते थे और उन्हें डिक्टेट करना होता था टू द पेशेंट। पर यहाँ पे कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम जा रही थी। एक पहली प्रॉब्लम क्या थी कि वो जिस लैंग्वेज में वॉइस नोट आता था उस लैंग्वेज को वो ठीक से समझ नहीं पाते थे उस क्रोमोसोम के एम्प्लॉयज। तो उन्हें मैसेज को डिकोड मतलब उसे समझने में काफी प्रॉब्लम जाती थी। तो मैसेज को डिकोड करने में प्रॉब्लम जा रही है, दैट मीन्स ट्रांसलेटर एरर है। तो जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है उस लैंग्वेज में आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्टी ट्रांसलेशन, है ना। आप उसे अपने भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा उसने क्या कहा कि उस जो मैसेज था उसमें कई सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए थे जिसका मतलब एम्प्लॉयज नहीं समझ पाते थे। टेक्निकल वर्ड्स मतलब ये टेक्निकल जार्गन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं टेक्निकल जार्गन। एक सेकंड। ओके, नाउ यहाँ पर जो बैरियर्स की बात की गई है, तो बैरियर्स चार तरह के होते हैं। सिमेंटिक बैरियर होता है सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मैसेज वो डिक्टेट करना चाह रहा है वो ट्रांसलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से मैसेज अगर क्लियरली डिक्टेट नहीं हुआ है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है, बॉडी लैंग्वेज खराब है या टेक्निकल जार्गन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पा रही है, दैट इज सीमेटिक बैरियर। तो बोलने वाले की गलती है या फिर बोलने वाले का मैसेज नहीं समझ में आ रहा है तो वो सीमेंटिक है। साइकोलॉजिकल मतलब कि बोलने वाला तो ठीक से बोल रहा है पर सुनने वाले की गलती है कि या तो उसका ध्यान नहीं था, लैक ऑफ अटेंशन, या ध्यान से सुना तो था पर उसकी याददाश्त कमजोर थी, भूल गया, फिर वो पुअर अटेंशन, या फिर सुना भी याद भी था पर उसकी बात पे यकीन नहीं है तो उसने मानी नहीं, डिस्ट्रेस था। या प्री मैच्योर इवेल्युएशन, जैसे बात कंप्लीट करने से पहले आपने तुक्का लगा लिया कि हाँ ये तो यही बोलेगा। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, साइकोलॉजिकल के अंदर। तो प्री मैच्योर इवेल्युएशन, लैक ऑफ अटेंशन, पुअर अटेंशन और डिस्ट्रेस। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अगर ऐसी हो जो आपको कम्युनिकेट करने से रोकती हो, या फिर उसके रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताई जो कि फॉल्स थी तो आप पर कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है या फिर कुछ फैसिलिटीज जैसे कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स है ही नहीं, अगर इसकी वजह से अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पर्सनल में क्या होता है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से खुन्नस है तो वो सिर्फ बात करना चाहता ही नहीं है, तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बात करना ही नहीं चाहता। या फिर फियर ऑफ अथॉरिटी, उससे डर लगता है कि यार जो सर है उससे कुछ बात किया तो उल्टा वो मुझे चिल्ला नहीं दी। या फिर लैक ऑफ इंसेंटिव, उसे लगता है कि मैं बात करूंगा तो मुझे क्या ही मिल जाएगा, या मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, इसकी वजह से अगर बात नहीं कर रहा है, दैट इज पर्सनल। तो सिमेंटिक, जो बोला चाह रहा है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो सिमेंटिक। समझ पा रहे थे पर ध्यान ही नहीं था, आपने सुनने का ट्राई नहीं किया या फिर भूल गए, तो साइकोलॉजिकल। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या उसकी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन की वजह से नहीं कर पाए तो ऑर्गेनाइजेशनल। और काम बात करना ही नहीं चाहते थे, लैक ऑफ इंसेंटिव था या फियर था अथॉरिटी का, तो क्या हो जाएगा, पर्सनल। यहाँ पे बात हो रही है फॉल्टी ट्रांसलेशन की और टेक्निकल जार्गन की, जो किसके अंदर आता है, सिमेटिक बैरियर्स। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27। आपको बताना है प्लानिंग के दो लिमिटेशंस और दो टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं, उन्हें भी डिफाइन करना है। तो प्लानिंग की लिमिटेशंस की ट्रिक होती है, हेलो आरडी जी, टेक केयर। ना आरडी से मेरा मतलब था आरडी शर्मा जी, तो हेलो आरडी जी, टेक केयर। हेलो एच से हो जाएगा ह्यूज कॉस्ट। तो प्लानिंग करने में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। हाउ, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है बड़े बड़े एक्सपर्ट और प्रोफेशनल पीपल को। अब उनकी सैलरी तो जा ही रही है, साथ में उन्हें डिसीजन लेने के लिए काफ़ी सारा डेटास, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें अगेन उसे कलेक्ट करने में काफ़ी सारा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। देन आता है आर डी जी। तो आर से रिजिडिटी, once a decision is taken the manager may not be in the position to change the decision। तो एक बार डिसीजन ले लिया आपने तो मैनेजर हो सकता है उस पोजीशन में ना रहे कि वो उसको कुछ चेंज कर सके, तो उसे वही डिसीजन फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन रिजिड हो जाती है। और हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज पहले बहुत सक्सेसफुल थी और आज बंद हो चुकी है, उसके पीछे का एक ही रीजन है, रिजिडिटी। जब आप रिजिड हो जाते हो, इन्वायरमेंट में चेंजेस जब आ रहे हैं तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को काफी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। फिर आता है डी से डायनामिक, में नॉट वर्क इन द डायनामिक इन्वायरमेंट। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जैसे फैशन इंडस्ट्री, जहाँ पे चेंजेस काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं, तो उस केस में क्या होगा कि
अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे तो आपकी जो प्लानिंग है वहाँ पे सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी, तो आपके प्लान्स लगातार फेल होते रहेंगे। फिर आता है जी से गारंटी, तो प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। इसका मतलब ये है कि पिछले कई सालों में अगर कोई प्लान बहुत सक्सेसफुल भी था, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो सक्सेसफुल होगा। तो पास्ट का मोस्ट सक्सेसफुल प्लान भी फ्यूचर में फेल हो सकता है, और पास्ट का मोस्ट फेल्ड प्लान भी फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकता है। तो प्लानिंग कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गारंटी है कि सक्सेस मिलेगी ही। देन टेक से आता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में काफ़ी सारा टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट बैठ के काफ़ी हफ्तों और महीनों तक ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ निकालते हैं, इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, और तब जाके एक प्लान रेडी होता है। और प्लान बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि हमें इसे एज इट इज़ फॉलो करना है। हम बार बार इसे इस पे नज़र रखते हैं कि क्या कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस तो नहीं आए हैं, क्या ये प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। अगर कोई भी चेंजेस आता है एनवायरनमेंट में, तो हम रिक्वायर्ड चेंजेस इंट्रोड्यूस भी करते हैं। तो अगेन उसमें काफ़ी सारा टाइम इन्वॉल्व होता है। देन आता है केयर से क्रिएटिविटी, तो रिड्यूस क्रिएटिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद उसको कुछ भी चेंज कर पाना, क्रिएटिव कर पाना मुश्किल होता है। तो ना आपको लगेगा कि रिजिडिटी भी सेम था, क्रिएटिविटी भी सेम है। तो कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे? तो जब भी किसी भी केस स्टडी का आंसर वो रिजिडिटी देना चाहता है, तो वो बात करता है कि क्योंकि ये डिसीजन लिया गया था तो मैनेजर्स इसको चेंज नहीं कर पाए, नॉर्मल। लेकिन जब क्रिएटिविटी उसको आंसर देना होता है, तब वो कहानी को घुमाता है। फिर वो कहता है कि हमारा एक एम्प्लॉय था, सुरेश नाम का, बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉय था, उसके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ थे। तो वो अपने मैनेजर के पास गया, उसने उसको क्रिएटिव आइडिया दिया, या फिर उन्हें बहुत ब्रिलियंट आइडिया दिया, पर मैनेजर को भी वो आइडिया पसंद आया था। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस साल के प्लान्स ऑलरेडी बन चुके थे, तो वो उस आइडिया को अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो इसे कहते हैं रिड्यूस क्रिएटिविटी। ओके। तो इन जनरल बात चल रही है कि मैनेजर्स चेंज नहीं कर पाए, तो रिजिडिटी। पर किसी पर्सन की बहुत ब्रिलियंट आइडिया को अगर फेल कर दिया गया या उसे अडॉप्ट नहीं किया गया, तो वो क्या होता है? रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो हेलो आरडी जी, टेक केयर, ह्यूज कॉस्ट, रिजिडिटी, डायनामिक, गारंटी सक्सेस, देन टाइम कंज्यूमिंग एंड क्रिएटिविटी। फिर आता है दो तरह के प्लान्स आपको बताने हैं, पहली स्ट्रेटेजी और दूसरा प्रोसीजर। ना स्ट्रेटेजीज के कुछ पॉइंट्स आप क्या क्या लिखेंगे? तो स्ट्रेटेजी जो होती है वो एक ना तो सिंगल यूज प्लान है, ना ही स्टैंडिंग प्लान है। सिंगल यूज प्लान ऐसे होते हैं जिसको एक बार बनाया, यूज करके फिर फेंक दिया। स्टैंडिंग यूज प्लान ऐसे होते हैं जो हर साल, मतलब सालों साल चलते रहते हैं। तो एक बार बन गया, फिर हर साल को यही फॉलो होगा। तो ना ही ये सिंगल है, ना ही स्टैंडिंग है। दैट मीन्स कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं जो सिंगल यूज होती हैं कि बस इस बार अप्लाई करेंगे, अगले बार नहीं करेंगे। और कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं जो हमेशा काम आती हैं। ओके। जैसे इस बार की आपकी बोर्ड की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वन शॉट वीडियो से आप पीवैक्यू सॉल्व करके सारे पेपर्स निकाल लेंगे। ये इस बार की स्ट्रेटेजी है। और कुछ स्ट्रेटेजी जिंदगी भर चलती है, जैसे मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह उठ के ही पढ़ाई करेंगे, या नाइट पर्सन है रात को देर तक ही पढ़ाई करेंगे। तो कुछ स्ट्रेटेजीज हमेशा वैसी रहती हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज टाइम टू टाइम बदलती हैं। फिर आता है दूसरा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट है। ये बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली किस मैनर में मूव करने वाली है। एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद ही स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती है। मेन स्ट्रेटेजीज में इन्वॉल्व होता है कि क्या हमें नए लाइन ऑफ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है या नहीं। नए लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आप पेन बेच रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आप अभी पेन बेच रहे हो, तो क्या आप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, डस्टर वगैरह भी बेचना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा इसे हमेशा ही टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर एक जनरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप्स होते हैं टू अचीव द पॉलिसी। तो जो पॉलिसी हमारी है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप टू स्टेप गाइड है, या जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो स्टेप्स डिसाइड किए गए हैं, दैट इज नोन एज प्रोसीजर। इससे बनाया ही जाता है टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी। जनरली जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आउटसाइडर्स को नहीं बताए जाते हैं, दीज आर ओनली फॉर द इनसाइडर्स। तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सिर्फ इनसाइडर को ही पता रहेगा। इसके बाद ये एग्जैक्ट मैनर बताता है किसी भी काम को करने का, तो किसी भी काम को किसी एग्जैक्ट कितने स्टेप्स में परफॉर्म करना है, ये प्रोसीजर बताता है। जनरली इसको भी कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये एक स्टैंडिंग यूज प्लान होता है। प्रोसीजर हर साल नहीं बदलता। जैसे आपके स्कूल में एडमिशन का प्रोसीजर है, तो हर साल ऐसा नहीं कि हर बार कुछ नए चेंजेस आ जाएंगे। तो एक बार प्रोसीजर बन गया तो हर साल वो वही फॉलो होता है। कभी कभार 5-6 सालों में एक बार कुछ चेंजेस
हो जाएगा। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। तो मीनिंग, ना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी आप सामान बना रहे हो उसे लार्ज क्वांटिटीज में बनाओ, ताकि जो पर पर्सन कॉस्ट है वो, पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाए। अगर वो सामान सस्ता होगा और हर जगह पे अवेलेबल होगा तो हर कोई इसे आसानी से खरीद लेगा। मार्केटिंग कहता है कि आप एनालाइज करो, सिर्फ सामान सस्ता है इसलिए कोई नहीं खरीदेगा, तो आप एनालाइज करो कि एग्जैक्टली लोगों की नीड एंड वांट क्या है, लोग चाहते क्या है, और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करो। मेन फोकस, तो प्रोडक्शन का मेन फोकस अगेन किस पर है, कि क्वांटिटीज पर या फिर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट पर, कि वो सामान सस्ता बनना चाहिए, इस पे फोकस है। पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे, कि वो ही सामान बनाओ जो कस्टमर को मेनली सेटिस्फाई कर सके। फिर आता है मीन्स, या कैसे अचीव करते हो, कम कॉस्ट कैसे होगी, थ्रू क्वांटिटीज, बहुत सारा लार्ज प्रोडक्शन एक साथ करोगे तो अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगा। जबकि मार्केटिंग का मीन्स क्या होता है, थ्रू मार्केटिंग टेक्निक्स। तो पहले आप मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज करते हो ये पता लगाने के लिए कि मार्केट में क्या क्या डिमांड चल रही है, ताकि आप वैसे ही प्रोडक्ट्स बना सको। एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट होता है थ्रू लार्ज सेल, बहुत सारा सामान बेचने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट होता है, और यहाँ पर भी प्रॉफिट होता है बट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो मोर और लेस हर लाइन आपको सेम मिलेगी, बस थोड़ा सा सेंटेंस आपको बदलना पड़ेगा। द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स टू रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये बात करता है कि लोगों के नीड एंड वांट को एनालाइज करो, ताकि हम एक्जैक्टली वही सामान बना पाए जो उन्हें चाहिए था। मेन फोकस है यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मीन्स क्या है, ज्यादा सामान बनाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा। मार्केटिंग टेक्निक से पता लगाओ कि लोगों को क्या चाहिए, वही सामान बनाओगे तो सेटिस्फेक्शन आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट होता है ज्यादा सामान बेचकर, वहां पे प्रॉफिट होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करके। ओके, तो यही सारे आपके पास डिफरेंस लिखे गए हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल में। तो प्रोडक्शन का मेन फोकस होता है क्वांटिटी और कॉस्ट पर, प्रोडक्ट का क्वालिटी पर, सेलिंग का मेन फोकस होता है कि जो भी सामान बेचना है बेचो, एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रोक, तो बस आपको सामान बेचना आना चाहिए। मार्केटिंग कहता है कि आपका मेजर फोकस होना चाहिए कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे, तो जो कस्टमर को चाहिए वो आप उन्हें दे दो। सोसाइटल का होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो है ही है, पर साथ में सोसाइटी के भी आपको वैल्यूज का ध्यान रखना होता है कि सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। तो कस्टमर अगर कल को ड्रग्स, एसिड वगैरह मांग रहा है तो वो सब उन्हें नहीं देना, तो उन्हें वही सामान दो जो सोसाइटी के लिए भी जरूरी हो। ओके, तो ये था इनके सबके मेन फोकस, और सारी बस यही मेन पॉइंट है जिनकी लैंग्वेज बदल बदल के आप उन्हें लिखेंगे कि प्रॉफिट होता है थ्रू क्वालिटी, प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग वॉट एवर यू हैव एंड एक्सेट्रा। तो मेन एक यही पॉइंट है कि प्रोडक्शन क्वालिटी पे फोकस करता है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करता है, सेलिंग जो सामान है बस उसे बेच दो एनी हाउ, बाय मैनिपुलेशन, बाय कन्विंसिंग, एनी हाउ। मार्केटिंग बात करता है सेटिस्फेक्शन की, और वो सेटिस्फेक्शन अलोंग विद द सोशल वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर आपको बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या तो फॉर्मल होता है या तो इनफॉर्मल होता है। ओके, और जिस भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके तीन एडवांटेजेस भी लिखनी है। नाउ फॉर्मल क्या होता है, लिखा नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जिसे पर्पसली बनाया जाता है, जानबूझकर, ठीक है, जिसे इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल टाइमली अचीव हो पाए। उन गोल को अचीव करने के लिए हर एक पर्सन को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तब तक फुलफिल नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास अथॉरिटी ना हो, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैचिंग अथॉरिटी भी दी जाती है ना। अथॉरिटी कोई प्रसाद तो है नहीं कि सबको इक्वली देंगे, तो किसी को अथॉरिटी कम मिली होगी, किसी को ज्यादा, तो क्या बनेगा इससे, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। जिसको ज्यादा पावर्स मिली हैं वो सुपीरियर, जिसको कम पावर्स मिली हैं वो सबॉर्डिनेट। एंड लास्ट, यही जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है, यहीं से क्या बनेगी, स्केलर चेन। तो सारे कम्युनिकेशन इसी स्केलर चेन को फॉलो करेंगे। जानबूझ के बनाया गया था, गोल को अचीव करने के लिए सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, अथॉरिटी मिली, किसी के पास कम पावर्स हैं किसी के पास ज्यादा, तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना, और फिर स्केलर चेन इसी चैनल को फॉलो करती है। इनफॉर्मल इसका जस्ट अपोजिट है, इसे जानबूझ के नहीं बनाया जाता, ये अपने आप बन जाता है।
क्यों बनता है? किसी गोल को अचीव करने के लिए नहीं, मन की शांति के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जो आपका स्कूल है वो क्या है? फॉर्मल है, जिसे जानबूझ के बनाया गया था एजुकेशन के लिए। लेकिन वहां पर जो आपकी फ्रेंडशिप डेवलप कर रही है वो सब क्या है? इनफॉर्मल। जानबूझ के नहीं, सोच समझ के नहीं की थी कि यार इससे दोस्ती करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। ऑर्गेनिकली वो डेवलप हो गई। क्यों हुई? पढ़ाई के लिए क्या? नहीं। क्यों हुई थी? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, मजा आ रहा था। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी सब ट्रांसफर होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, फ्री फ्लो है, किसी के पास भी पावर हो सकती है, कोई भी किससे बात कर सकता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ Chandrayaan-3, द चीफ साइंटिस्ट ऑफ स्पेस रोवर, a private research group decided to send some innovative ideas regarding the mission to the chief scientist of Chandrayaan-3. The chief scientist at a space rover formed four groups for the same. As it was an intellectual activity of thinking rather than doing, these four groups started interacting with each other. And the friendships develop. क्या डेवलप हुई? फ्रेंडशिप। जानबूझ के हुई क्या? नहीं, अपने आप हो गई। कौन सा लग रहा है यहाँ पे? इनफॉर्मल। On the basis of their interaction and friendship, some members from each group formed entertainment through reading group, which showed conformity in terms of their interest. Entertainment through reading group had no written rules. कोई भी written rules नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। Was unstable in the form. Unstable मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, मतलब जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है, एक बार बन गया तो सालों साल चलेगा। इनफॉर्मल की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी बन सकता है, कभी भी टूट सकता है, लाइक योर फ्रेंडशिप। एंड स्कोप एंड हैड नो फिक्स लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कोई भी किससे बात कर सकता है, ऐसी कोई स्केलर चेन यहाँ पे फॉलो नहीं होती। द मेंबर्स of this group enhance the morale of each other, enjoying drinking coffee together, read books, serve different issues of their work areas, and provided support to each other. Ultimately, this group developed some innovative ideas, which were sent by the space rover to the chief scientist of Chandrayaan-3. Through this group was, though this group was formed for recreation, but it contributed towards fulfillment of organizational objective. तो मजे के लिए बना था, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प की। पर मेन पर्पस क्या था? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मजे के लिए बना था, रिक्रिएशन के लिए बना था ना। इससे हमें तीन एडवांटेजेस क्या मिलते हैं? हालांकि लिखित तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि तीन एडवांटेजेस जो कि इनफॉर्मल से बनते हैं। पहला, फास्ट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होती, कोई भी किसी से बात कर सकता है, तो कम्युनिकेशन कैसी होती है? बहुत फास्ट होती है। फोकस ऑन द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल की बात नहीं करता, बल्कि ये बात करता है कि कैसे जो एम्प्लॉयज हैं वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई हो, तो उनकी सोशल, उनकी फ्रेंडशिप नीड्स को ये, आपको पता है सोशल नीड्स मैस्लो की नीड हायरार्की में तीसरी नीड है, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप नीड्स, उसको फुलफिल करता है। और फिर एक करेक्ट फीडबैक। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको करेक्ट फीडबैक मिल सकता है। जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस है एज अ अथॉरिटी, फॉर्मली आपसे अगर पूछे कि बताओ मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है कि गलत, तो आप क्या कहोगे कि जी बॉस, बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं सब सही है, बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन अगर वही बॉस आपका दोस्त हो जाए और फिर वो आपसे पूछे कि यार बता ना कैसा किया मैंने, तो आप करेक्टली बोलोगे यार बिल्कुल बकवास डिसीजन लेते हो, बिल्कुल गंदे थर्ड क्लास आइडियाज है। तो उस वक्त आप बिल्कुल ओपनली करेक्टली फीडबैक वहां पे दे सकते हो। तो करेक्ट फीडबैक मिलता है अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो, क्योंकि फियर ऑफ अथॉरिटी नहीं होती। ऐसा नहीं कि वो बड़ा है तो चिल्ला देगा, ऐसा कोई अथॉरिटी का फियर नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। आपको ये सारे फंक्शंस मार्केटिंग के, इसे एक्सप्लेन करना है। तो दो ही फंक्शन है। पहला है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग में कोई भी अगर अपनी होल्ड जमानी है या अपना एक प्लेस बनाना है, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस होनी चाहिए। तो ना उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना इनटू वेरियस वेराइटीज, बहुत सारे फीचर्स, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी साइजेस में, कितने फ्लेवर्स में, कितने कलर्स में वो अवेलेबल होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना इस प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद ये इंश्योर करना कि जितने भी आप प्रोडक्शन करो, जितने भी प्रोडक्ट बना लो, वो सब एक जैसे होने चाहिए। इसकी सबकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड क्वालिटी। जैसे अगर आप आज एक डेयरी मिल्क खाओ और आज के 10-15 दिन के बाद एक डेयरी मिल्क खाओ, तो दोनों की क्वालिटी आपको बिल्कुल एक जैसी रहेगी, मिलेगी। तो वो क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
हर बार एक ही जितनी अच्छी क्वालिटी का सामान बनना चाहिए। और ग्रेडिंग मतलब इन केस अगर आप एक जैसा सामान नहीं बना रहे हो, अलग अलग फ्लेवर्स में बना रहे हो, अलग अलग कैटेगरीज में बना रहे हो, तो फिर उसकी ग्रेडिंग कर लो, तो उसे डिवाइड कर दो इनटू वेरियस कैटेगरीज, ताकि लोग अपनी पसंद की चीज परचेज कर पाए। जैसे डेयरी मिल्क, सिर्फ डेयरी मिल्क नहीं आता, डेयरी मिल्क में आलमंड आता है, फ्रूट एंड नट्स आते हैं, बबली, ओरियो, सिल्क, तो सबकी कैटेगरी डिवाइड कर लो ताकि लोग वही खरीदें जो उन्हें पसंद है। फिर आता है एक्सप्लेन। अच्छा, इसी के अंदर सिर्फ ये 2 फंक्शंस नहीं होते मार्केटिंग के, ये सारे फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बस इसकी हेडिंग भी याद रख पाते हैं तो मोर देन इनफ। क्या है ये? गोट मेक्स परफेक्ट सैंडविचेस बट शीप कांट। इसके सारे फंक्शंस को याद रखने की ट्रिक है। गोट, जी से हो जाएगा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम मार्केट में क्या करते हैं? स्वॉट एनालिसिस। हम पता लगाते हैं कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेड्स हैं, ताकि हमें पता लगा सकें कि मार्केट को कौन सा वाला प्रोडक्ट हम बहुत अच्छे से ऑफर कर सकते हैं, मार्केट को ऐसा क्या चाहिए जो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। मेक्स, एम से आता है मार्केट प्लानिंग। इसमें हम पता लगाते हैं कि मार्केट में प्रेजेंटली हमारे पास कितना शेयर है, फॉर एग्जाम्पल 10%, और हम कितना शेयर अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30%। एंड वो एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स होंगे जिसको परफॉर्म करके हम अपने शेयर को 10% से 30% तक बढ़ा पाएंगे, ये भी हम किसके अंदर डिसाइड करते हैं? मार्केट प्लानिंग के अंदर। देन आता है मेक्स परफेक्ट। पी से होंगे 5 पी आएंगे। 4 पी तो वही है जो मार्केटिंग मिक्स के हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो पहले प्रोडक्ट डिजाइनिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रोडक्ट को लॉन्च करना इन वेरियस वेराइटीज और साइजेस, कलर्स, फ्लेवर्स एक्सेट्रा, ताकि हम कस्टमर को वो ऑफर कर सकें जो उन्हें चाहिए। फिर आता है पी से प्राइसिंग। दूसरा पी, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो स्पेशली प्राइसेस को ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस से ज़्यादा लोग प्राइस कॉन्शियस हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी 10% भी प्राइस बढ़ा के ले लिया तो आप अपने कस्टमर को लार्जली लूज कर लोगे, है ना, कॉम्पिटिटर उनको जीत लेगा। फिर आता है प्रमोशन। तो जो भी आप सामान बना रहे हो उसे एग्जैक्टली कैसे कम्युनिकेट करने वाले हो, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आप सामान बेच रहे हो, तो उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे होगी, सेल्स प्रमोशन करोगे या पर्सनल सेलिंग करोगे, किस तरीके से आप कंज्यूमर को ये बताओगे कि आप क्या सामान बेच रहे हो, वो आता है प्रमोशन एंड सेलिंग के अंदर। एंड फिर फोर्थ पी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ना इसमें क्या आता है कि आपका जो सामान है वो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है और से कंज्यूम कौन करेगा? कस्टमर। मैन्युफैक्चरर से वो सामान कस्टमर तक पहुंचाने में कौन से लोग आपकी हेल्प करेंगे, जैसे कि क्या होलसेलर का हेल्प करेगा, रिटेलर हेल्प करेगा, दोनों हेल्प करेंगे, या फिर एजेंट भी हेल्प करेगा। तो कौन सा लाइन ऑफ चैनल या कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके थ्रू आप सामान मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने वाले हो, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप डिसाइड करते हो। पांचवा पी हो जाएगा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट का आउटर रैपर, कंटेनर, बॉक्स या कार्टून कैसा दिखता होगा, ये भी आप डिसाइड करते हो अंडर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो गोड से गैदरिंग, मेक से मार्केट प्लानिंग, परफेक्ट से 5 पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड देन पैकेजिंग। फिर आता है सैंडविच। एस से आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो वही सामान को एक अच्छी क्वालिटी में बनाना, एक जैसी क्वालिटी में बनाना, और अगर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं तो उसमें ग्रेडिंग करना। बट बी से हो जाएगा ब्रांडिंग। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट नेम, सिंबल और आइडेंटिटी देना, ताकि आपका प्रोडक्ट आपके कंप्यूटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट हो पाए, अलग हो लग सके। फिर आता है शीप। एस से हो जाएगा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अभी आपको देता है टाइम यूटिलिटी, क्योंकि जो सामान अभी बना है वो अभी तुरंत कंज्यूम नहीं होता है, उसे कंज्यूम या डिमांड होने में टाइम लगता है। तो जब तक उसकी डिमांड मार्केट में क्रिएट नहीं होती तब तक उसे स्टोर करके रखना पड़ता है, तो वेयर हाउसिंग आपको वो सर्विसेज देता है। फिर आता है शीप के बाद कांट। कांट में सी से हो जाएगा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इसका मतलब कस्टमर को हर वो सब सर्विस देना, जैसे कि होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी, और इवन सामान बेचने के बाद भी कोई प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं तो गारंटी वारंटी अगर पीरियड हो तो उसके अंदर उनको रिपेयर करके देना, रिप्लेस करके देना, एक्सचेंज करके देना, ये सारी किस्में आती हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये इंश्योर करती है कि आपके जो कस्टमर थे वो रिटेन रहे और हर बार वो आपके पास से ही शॉपिंग करे, और इवन आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़े। नाउ कांट में जो टी है वो टी कैपिटल होगा, और इस कैपिटल टी से क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन क्या देता है? प्लेस यूटिलिटी। इसका मतलब जो सामान बना है वो एक जगह पे बना है,
पर वो कंज्यूम कई सारी लोकेलिटीज में होने वाला है। तो यहाँ से वो सामान वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ओके ओके, सो नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फेयोल एंड टेलर दोनों के कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे जिनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। हेडिंग आपके पास गिवन है, आपको बस इसे एक्सप्लेन करना था। तो पहला है जनरल गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस है, मतलब आपको ये पाथ दिखाता है कि आपको किस तरफ मूव करना है, पर ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्योल का एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इस प्रिंसिपल में फेयोल कहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर या फिर बहुत जल्दी टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बहुत आपको फिक्स रखना चाहिए। ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। लेकिन एग्जैक्टली कितने महीने उनका टेन्योर फिक्स रहना चाहिए या कितने महीने के बाद उन्हें काम से निकालना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, ये उन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो ये सिर्फ आपको जनरल एक गाइडलाइन देता है, पर किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता। देन फ्लेक्सिबल, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसे एज इट इज फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता है। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि काम को डिवाइड कर दो अमंग मेनी एम्प्लॉइज, ताकि हर एक पर्सन के हिस्से में एक छोटा सा टास्क है परफॉर्म करने के लिए, और वो उसी टास्क को अगर बार बार परफॉर्म करेगा तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पर चल रहा है, इसका मतलब पूरे बिजनेस पे एक ही ओनर है, एक ही कंट्रोलर और एक ही मैनेजर है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा लोग हैं ही नहीं तो काम डिवाइड होना पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे सारा काम एक पर्सन को करना ही पड़ेगा। तो दैट डजंट मीन कि प्रिंसिपल्स को आपको एज इट इज फॉलो करना है। कई बार वो प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, कई बार कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हर एक प्रिंसिपल को फॉलो करने के पीछे कोई कॉज होता है, और जब आप उसे फॉलो करते हो तो उसका कुछ इफेक्ट आपको दिखता है। तो ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है जिसे बिना मतलब ही अडॉप्ट किया गया हो, हर एक प्रिंसिपल के पीछे एक कॉज है, और जैसे ही आप उसे अडॉप्ट करोगे उसका एक इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगेन डिवीजन ऑफ वर्क, इसका कॉज क्या था कि हमने ऑब्जर्व किया कि एक ही पर्सन अगर सारा काम करता है तो उस पर वर्कलोड बढ़ जाता है, फिर वो इफेक्टिवली उस काम को कर नहीं पाता। तो हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क लिया कि सारा काम जो है सब में बांट दो, तो हर एक पर्सन के हिस्से में एक छोटा सा टास्क आएगा, और उसको वो बार बार परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। तो उसका क्या इफेक्ट होता है, स्पेशलाइजेशन। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि सारी हर एक चीज और हर एक इंसान की जगह फिक्स होनी चाहिए ताकि इसको ढूंढने में जगह टाइम वेस्ट ना हो। तो कॉज क्या था, तो हमने ये देखा कि जब भी उनकी जगह फिक्स नहीं होती तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आइदर हम बस यही ढूंढते रहते हैं कि टूल बॉक्स कहाँ है, ये टूल कहाँ मिलेगा, वो पर्सन कहाँ मिलेगा, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हमने ये प्रिंसिपल लाया, और फिर इसका इफेक्ट क्या दिखता है, काम बहुत इफेक्टिवली और जल्दी हो जाता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता। तो हर एक प्रिंसिपल को लाने के पीछे एक रीजन था, और क्योंकि इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर कॉज और इफेक्ट ना हो तो उस प्रिंसिपल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए। फिर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेक्निक्स किसने दी है, टेलर ने ना। उसमें पहले टेक्निक है मेथड स्टडी। इसमें टेलर का ये कहना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट तरीका होता है काम करने का, और वो बेस्ट तरीका कौन सा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद अपनी स्टडी करके पता लगाना चाहिए। और वो स्टडी कैसे करेंगे, तो क्या करो कि जितने भी आपके पास पॉसिबल मेथड्स हैं वो सारी अडॉप्ट करके ट्राई कर लो, और जिस मेथड से आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा हो उसको फिर आप परमानेंटली अडॉप्ट कर दो। तो वो ये कहते हैं कि किसी भी मेथड को अडॉप्ट करने से पहले जितनी पॉसिबल मेथड्स हैं सबको ट्रायल एक बार देना चाहिए, और ट्राई करने के बाद जो मेथड बेस्ट है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। देन फटीग स्टडी। ना फटीग स्टडी में उन्होंने क्या कहा है कि जब भी कुछ वर्कफोर्स काम करती है तो कुछ टाइम के बाद उसे टायर्ड फील होने लगता है, तो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है रेस्ट इंटरवल की। तो ये डिसाइड करना कि उन्हें कितने रेस्ट इंटरवल चाहिए, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, फटीग स्टडी। नाउ नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल मतलब पूरे दिन में आपको कितने ब्रेक देने हैं, ड्यूरेशन मतलब कितनी कितनी देर के देने हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी देर के बाद देने हैं। तो अगर मान लो मैं अपनी कंपनी में टोटल 4 ब्रेक देती हूँ 20 मिनट के, और ये मैं हर 4 घंटे के बाद देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ब्रेक मतलब ये नंबर्स हैं, हर 20 मिनट की ड्यूरेशन का देती हूँ,
और हर 4 घंटे के बाद देते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये ड्यूरेशन है और ये नंबर है। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है फटीग स्टडी। इसके लिए भी टेलर ये कहते हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करो सारे वर्कर्स को कि कितनी देर के बाद उन्हें टायर्डनेस फील होने लग जाती है, और उसके बाद आप उन्हें ब्रेक दो। ब्रेक देने के बाद फिर से आप उन्हें ऑब्जर्व करो कि कितनी देर के ब्रेक के बाद वो दोबारा से रिफ्रेश फील कर रहे हैं काम करने के लिए, तो आप दोबारा से उनका काम स्टार्ट करवा दो। ये आप ऑब्जर्व करते रहोगे एक दिन में, तो आपको पता चलेगा कि उनको कुल मिला के कितनी ब्रेक्स की जरूरत पड़ी थी, कितनी कितनी देर की, और हर कितने घंटे के बाद। ओके, देन आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें टेलर का ये कहना है कि आप क्या करो, एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट का एक स्टैंडर्ड वेज रेट भी डिसाइड करो, और जैसे अगर कोई पर्सन इस टारगेट से ज्यादा अचीव करेगा तो वेज रेट बढ़ जाना चाहिए, और अगर इस टारगेट से कम अचीव कर रहा है तो वेज रेट गिर जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमारा टारगेट है कि एक दिन में अगर हमें 100 यूनिट बनाना है, तो हर यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 रुपए पर यूनिट। लेकिन अगर किसी पर्सन ने एक दिन में 120 यूनिट बना लिया, टारगेट से भी ज्यादा बना लिया, तब उसको हर एक यूनिट का मिलना चाहिए 6 रुपए पर यूनिट। और अगर किसी ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, उसने सिर्फ 80 यूनिट ही बनाए, तब उसे हर एक यूनिट का मिलना चाहिए 4 रुपए पर यूनिट। तो यहाँ पे जो आपका वेज रेट है वो डिफरेंट होना चाहिए फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज के लिए। तो आप एक टारगेट सेट करो और उसके रिस्पेक्ट में एक वेज रेट, टारगेट से अगर ऊपर अचीव हो जाए तो वेज रेट इंक्रीज हो जाना चाहिए, टारगेट से कम अचीव हुआ तो वेज रेट डिक्रीज हो जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे एफिशिएंट एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलेगा टू रिमेन एफिशिएंट। तो जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि वो ऐसे ही काम करते रहें। जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी कम से कम नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा कि कम से कम वो टारगेट जितना है उतना तो अचीव करे, अदरवाइज वेज रेट गिर जाना है। और जब एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों ही वर्कफोर्स बहुत मोटिवेटिवली या मोटिवेशन के साथ काम करती हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है या प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा ही। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बढ़ते हैं आगे। Then 32 question number, explain the following factors affecting working capital requirement of a business. Now working capital का मतलब होता है कि कितना पैसा आपको चाहिए करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो बिल्कुल रूटीन एक्टिविटीज के लिए या करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसे हम बताते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और इसको इफेक्ट करने वाले काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पहला है नेचर एंड दूसरा स्केल। इसको आप पेयर में याद करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नेचर का मतलब क्या है कि अगर आपकी फर्म होलसेल बिजनेस में है, होलसेल ट्रेडर हो अगर आप, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अगर आप रिटेलर हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि होलसेलर एक साथ लार्ज क्वांटिटीज में सामान खरीदता है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, और रिटेलर स्मॉल स्मॉल लॉट्स में सामान खरीदता है, वर्किंग कैपिटल कम। दूसरा है स्केल। अगर आप लार्ज स्केल में ऑपरेट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, और अगर आप स्मॉल स्केल में ट्रेड करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। फिर आता है क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड का मतलब होता है कि क्या आप किसी को उधार पे सामान देते हैं या नहीं देते। तो अगर आप हर एक कस्टमर को उधार पे सामान बेचते हो, दैट मीन्स आपके पास पैसा रिसीव हुआ ही नहीं, तो आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा नए स्टॉक को खरीदने के लिए। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। लेकिन अगर आप किसी को उधार देते ही नहीं हो, सबसे आप तुरंत कैश पेमेंट रिसीव करते हो, तो आपके पास अब इतना इनफ पैसा रहेगा कि आप उसी पैसे को यूज करके स्टॉक खरीद सकते हो, आपको खुद का पैसा इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा उधार देते हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, और अगर आप उधार नहीं देते तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। देन क्रेडिट अवेल, इसका जस्ट अपोजिट। अवेल्ड मतलब क्या, आपको उधार मिलता है कि नहीं। तो अगर आप अपने सप्लायर के पास से कोई रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो और वो आपको इजिली उधार दे रहा है, तो आपको तुरंत पेमेंट नहीं करनी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। लेकिन अगर आपको कोई उधार मिल ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में आपको सारा कैश पेमेंट उसी वक्त करना पड़ेगा, तो आपको पैसों की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। फिर आता है बिजनेस साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि 4 फेजेस आते हैं बिजनेस में: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो बिल्कुल मार्केट में तेजी होती है, फिर धीरे धीरे मार्केट स्लो होता है, फिर बिल्कुल डिप्रेशन में जाता है, फिर रिकवर करता है। तो ये 4 फेजेस है जो हमेशा चलते रहते हैं। तो अगर बूम पीरियड है, मतलब मार्केट में तेजी है, तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। डिप्रेशन मतलब मंदी लगी पड़ी है, जो ऑलरेडी स्टॉक खरीदा हुआ है वही बिक नहीं रहा, तो नया रीस्टॉक करना ही नहीं पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस।
प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि आपको कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में। तो अगर आपका प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। और अगर आपने सुबह प्रोडक्शन स्टार्ट किया, शाम तक तो बन के तैयार हो जाएगा, तो मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। उस कंडीशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। देन आता है फिफ्थ, ग्रोथ। अगर आपको फ्यूचर में दिख रहा है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो आपको एडवांस में ही बहुत ज्यादा स्टॉक खरीद के रखना पड़ेगा, तब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। अगर ग्रोथ नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं करना, वर्किंग कैपिटल लेस। देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर आप कम से कम पैसों में बिना कुछ वेस्ट किए कम से कम रॉ मटेरियल्स में ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। तो अगर आप कोई वेस्टेज नहीं करे, अच्छी तरीके से बिना कुछ वेस्टेज किए कम से कम पैसों में ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। देन रॉ मटेरियल्स। अगर आपको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आपके आसपास जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हो उसी आसपास के एरियाज में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए होगा। लेकिन अगर आसपास अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर से किसी और कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो फिर पैसा ज्यादा चाहिए। फिर आता है कंपटीशन। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको बहुत तगड़ी एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ेगी, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा उधारी पे सामान देना पड़ेगा, होम डिलीवरी, ऐसी काफी सारी सर्विसेज देनी पड़ेंगी ताकि आप कस्टमर को इम्प्रेस कर पाओ। उस कंडीशन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। पर अगर कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, मतलब कस्टमर को सामान खरीदना है तो आपसे ही खरीदना पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो अब एडवर्टीजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है, अभी उनको ज्यादा उधारी देने की या उन्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई चल रही है तो जो रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए वो खुद ही आपको बहुत महंगे मिलेंगे, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अगर इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब सस्ते में आपको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो होलसेलर को ज्यादा, रिटेलर को कम, लार्ज स्केल में ज्यादा, स्मॉल स्केल में कम। अलाउ करते हो क्रेडिट तो ज्यादा, नहीं तो कम। अवेल्ड अगर होता है तो कम, आपको उधारी नहीं मिलती तो ज्यादा लगेगा। बूम पीरियड में ज्यादा, डिप्रेशन में कम। प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है तो ज्यादा, नहीं तो कम। ग्रोथ अगर है तो ज्यादा, नहीं तो कम। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर आप एफिशिएंट पर्सन हो, कम से कम पैसों में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हो, तो पैसों की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, अदरवाइज मोर। रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है आसपास ही, तो फिर पैसा कम चाहिए, पर बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है तो ज्यादा। इन्फ्लेशन अगर है तो ज्यादा, नहीं है तो कम। कंपटीशन है तो ज्यादा, नहीं है तो कम। इसी के बेसिस पर आपको बताना है कि इन तीन कंडीशन में वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर है तो कम, क्योंकि खर्चा फिर कम करना पड़ेगा। और अगर आप एफिशिएंट पर्सन नहीं हो, बहुत खर्चा करते हो, बहुत वेस्टेज करते हो, तो पैसा ज्यादा चाहिए। क्रेडिट अवेल, अगर उधारी आपको मिल जाती है तो आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। उधारी नहीं मिलती तो आपको तुरंत पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए रहेगा। कंपटीशन अगर बहुत है तो अपने कस्टमर को इंप्रेस करना पड़ेगा, तब पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि हमारी कंपनी ने इस बार जो भी प्रॉफिट अर्न किए हैं, क्या वो हमें शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए, या फिर हमें अपने पास रखने चाहिए एज अ रिटेन अर्निंग। तो क्या शेयर होल्डर को ये देना चाहिए या फिर अपने पास संभाल के रखना चाहिए बुरे वक्त के लिए, इस डिसीजन को हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। और इसको हम याद रखते हैं, इनके सारे फैक्टर्स को हम याद रखते हैं विद द ट्रिक कॉल सेकेंड पर्सन इन एटीएम लाइन। नाउ कॉल से हो जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है और उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया है ना, आपको बाउंड कर लिया है कि जब तक आप ये पैसा रीपे नहीं करोगे, इन पैसों से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट का, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कॉन्स्टेंट मतलब बाधा, है ना, ऑब्स्टिकल क्रिएट किया हुआ है, तो फिर आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। अदरवाइज अगर ऐसा कोई कॉन्स्टेंट या बाधा नहीं है तो डिविडेंड विल बी मोर। फिर आता है अर्निंग। डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है अपनी प्रेजेंट और पास्ट की अर्निंग में से, तो अगर आपने पैसा ज्यादा कमाया है तो डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज लेस डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर हर साल आप एक जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कि इस साल भी आपने 50 लाख रुपए कमाए थे, अगले साल भी सेम 50-55 लाख आप कमा लोगे, तो हर साल सेम तरीके से अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आप डिविडेंड बांट सकते हो। तो अगर कंडीशन ऐसी है कि इस बार तो आपने 50 लाख प्रॉफिट अर्न किया, कल हो सकता है सिर्फ 5 लाख करो, हो सकता है कल को लॉस हो जाए, तो बहुत अनस्टेबिलिटी है,
उस केस में क्या हो जाएगा, आपको अभी डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, फ्यूचर के लिए आपको बचा के रखना चाहिए। तो स्टेबिलिटी है तो ज्यादा वरना कम। फिर आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी फर्म की कैश फ्लो पोजीशन काफी अच्छी है, मतलब आपके फर्म में बहुत पैसा है, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, अदरवाइज कम। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अगर आपको दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि आपको अपने बिजनेस की और भी ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेंगी, तो उस वक्त के लिए आप पैसा अपने पास संभाल के रखो, डिविडेंड कम बांटो। और अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर आता है ये कॉल से क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। एस से स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ई से अर्निंग, सी से कैश फ्लो, ओ से अपॉर्चुनिटीज, एन से नथिंग, एल से कुछ भी नहीं है। ओके, देन डी से आता है डिविडेंड स्टेबिलिटी। अगर आपकी फर्म बहुत हर साल अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती आ रही है तो उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि अभी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन बनानी है ताकि अगले साल हम ज्यादा पैसा रेज कर पाए, तो उस केस में आपको डिविडेंड ज्यादा बांटना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चाहते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रेपुटेशन से, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो उस केस में आप डिविडेंड कम दोगे। देन आता है पर्सन से प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। जनरली आपके शेयर होल्डर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं ओल्ड एज और दूसरे होते हैं आपकी यूथ। अगर आपके शेयर होल्डर्स में ओल्ड पीपल ज्यादा हैं तो आपको उन्हें हर साल फिक्स्ड डिविडेंड देना ही पड़ेगा। रीजन, क्योंकि आप उनसे ये नहीं कह सकते कि अभी 5-6 साल रुक जाओ, उसके बाद क्योंकि हमारा कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो 5-6 साल के बाद ज्यादा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 70-80 साल के बूढ़े हो चुके हैं। तो आप उनसे क्या कहोगे कि अभी 5-10 साल और रुक जाओ क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो वो एग्री नहीं करेंगे। लेकिन यूथ को आप ये कह सकते हो, तो यूथ को आप पैसा नहीं दोगे, 1-2 साल तो चलेगा, पर ओल्ड पीपल को हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड देना होता है। फिर आता है एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। क्या आपका कैपिटल मार्केट एक्सेसिबल है? इसका मतलब ये कि कल को अगर आपको खुद को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप कैपिटल मार्केट से पैसा रेज कर पाओगे? इफ यस, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन अगर खुद को ही पैसा रेज करने में प्रॉब्लम जाने वाली है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो। फिर आता है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर आप टैक्सेस लगाते हो तो डिविडेंड का अमाउंट कम हो जाता है। जैसे अगर मान लो डिविडेंड मैंने रखा था कि 5 लाख रुपए का डिविडेंड देना है, अब इसमें से 1 लाख रुपए तो सरकार ने टैक्स ही ले लिया, तो अब डिविडेंड का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए। तो टैक्सेस अगर हाई है तो डिविडेंड विल बी लो, और टैक्सेस अगर कम चल रहे हैं तो डिविडेंड विल बी हाई। देन आता है मार्केट रिएक्शन। बूम पीरियड है तो डिविडेंड दे सकते हो, डिप्रेशन है तो बचा के रखो क्योंकि बुरा वक्त चल रहा है। फिर आता है लीगल रेस्ट्रिक्शन। लीगल रेस्ट्रिक्शन में आता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ रूल्स वगैरह लिखे होते हैं। इसके अलावा जो कंपनी के अंदर की कुछ भी लॉज वगैरह बुक्स होती हैं उसमें भी उन्होंने काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में है तो फिर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर वो रूल्स अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स थे। यहाँ पर आपके पास हेडिंग उस बार ऑलरेडी दी हुई थी, आपको बस बताना था कि कब डिविडेंड देंगे कब नहीं देंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर आपको इन फ्यूचर रेपुटेशन अच्छी बना के चलनी है तो डिविडेंड आप दोगे, अदरवाइज नो। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट अगर है तो डिविडेंड कम देंगे, अदरवाइज आप डिविडेंड दे सकते हो। स्टॉक मार्केट रिएक्शन बूम पीरियड में ज्यादा और डिप्रेशन पीरियड में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन पांचों में से एग्जैक्टली कौन से फंक्शन की बात चल रही है वो आपको बताना है, और जिस भी फंक्शन की बात चल रही होगी उसके 4 इंपॉर्टेंस भी लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द G20 समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। The government had no stone unturned to make G20 summit a success. At a higher level, the work to be performed was identified and grouped. तो पहले काम को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसकी ग्रुपिंग की गई to enable people to work most effectively together for accomplish the objectives. This involved building infrastructure, beautification of the city, hospitality, security arrangements, etc. Duties were assigned to different job positions, which led to establishment of clear relationship. This helped in creating a hierarchy structure in coordination amongst all the working for the summit. तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की प्रोसेस से क्या होती है, आइडिया, आईडी देन ई ए, आइडिया।
तो आई से क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर डिवाइड करने के बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर जॉब्स को आप एक ग्रुप में डालोगे, दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर आता है इस ग्रुप में एग्जैक्टली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको बताया जाता है थ्रू असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और फिर ड्यूटीज असाइन करने के बाद फिर आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आपको ये बताया जाता है कि आपका सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, तो आपको किसको रिपोर्ट देनी है और किससे रिपोर्ट लेनी है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या चल रही थी, ऑर्गेनाइजिंग की। और ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस की ट्रिक यहाँ पे गिवन है, रीड स्पेशल रिलेशनशिप चेंज ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। रीड स्पेशल रिलेशनशिप चेंज ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। RE से हो जाएगा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर आपने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजिंग की हुई है तो इससे क्या होता है, सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। रीजन, क्योंकि आपने क्या किया है, सब में काम डिवाइड किया है, तो अब हर एक पर्सन सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा, किसी और के काम पे इंटरफेयर नहीं करेगा, तो किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता। और अगर वेस्टेज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन मतलब यूसेज हो पाएगा। AD से आएगा एडमिनिस्ट्रेशन काफी एफिशिएंट होता है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप एक ही ग्रुप को कंट्रोल करोगे तो आपको वो ज्यादा आसानी जाएगी रेदर देन होल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हर एक ग्रुप को डिवाइड करके रखा हुआ है, तो एक हेड को सिर्फ एक ही ग्रुप को डील करना है, तो उनके लिए काम काफी आसान हो जाता है। स्पेशल से हो जाएगा स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपने काम डिवाइड किया है और दैट टू अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, और उसमें भी अगर आप वही पीस ऑफ वर्क रोजाना परफॉर्म करोगे तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट हो जाओगे। रिलेशनशिप में आता है वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में हम कुछ लोगों को अथॉरिटीज बांटते हैं, तो किसी को अथॉरिटी कम मिलती है, किसी को ज्यादा, तो वहां से एक हायरार्की बनती है और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो सबके माइंड में क्लैरिटी होती है कि हु इज सुपीरियर टू हुम, तो आपको किसको रिपोर्ट देनी है और किससे रिपोर्ट लेनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। फिर आता है चेंज, दैट इज एडॉप्शन टू द चेंज। ये आसान हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हमने हर एक काम का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना दिया है। तो सेल्स का एक डिपार्टमेंट अलग है, परचेज का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है। तो यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस हमें इंप्लीमेंट करने होंगे तो हम सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में चेंज लगाएंगे जिसके रिगार्डिंग मतलब जो से इम्पैक्ट होगा, तो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर हमें चाहिए कि इस बार दिवाली में या इस बार होली में हम 50% ऑफ रखें अपने गुड्स पर, तो हमें सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में ही ये चेंजेस को अडॉप्ट करना है। तो परचेज, प्रोडक्शन या फिर फाइनेंस, इस डिपार्टमेंट को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए चेंजेस अडॉप्ट करना काफी आसान हो जाता है। देन आता है ग्रोथ। ग्रोथ इसलिए क्योंकि जब आपने प्रॉपरली काम डिवाइड किया होता है, कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है, तो कम से कम खर्चे में सारा काम हो जाता है। जब आप कम खर्चे में प्रोडक्शन ज्यादा करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन फास्ट ग्रो करती है। लास्ट आता है पर्सन से हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, क्योंकि डायरेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसका नाम है डेलीगेशन। और डेलीगेशन के थ्रू जो सुपीरियर होता है वो अपना काम किसी भी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सबऑर्डिनेट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो स्किल सीख पाए जो कि सुपीरियर या फिर मैनेजर की है। तो उसके अंदर जो फ्यूचर की मैनेजरियल स्किल्स है वो पहले से ही डेवलप हो जाती हैं। तो बाय द टाइम वो मैनेजर रिटायर होगा, आपके पास एक रेडीमेड सबऑर्डिनेट तैयार होगा जो उस पोजीशन को टेक ओवर कर सकता है। देन लास्ट क्वेश्चन आता है, अगेन आपको इसमें बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन से फंक्शन की बात की गई है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, और उसी फंक्शन के 2 पॉइंट्स भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंस के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमो बिल्डर्स वाज कंस्ट्रक्टिंग अ 5-star होटल फॉर लीडिंग होटल चेन। The hotel had to be given possession by the next year, but the construction of the hotel was running 6 months behind schedule. The chief executive officer of Memo Builders was concerned as Memo Builders was known for its quality and timely completion of projects. He asked Nitin, the senior of the project head, for a thorough investigation. Nitin investigated and reported to the chief executive officer that in spite of huge absenteeism of workers, additional workers were not called. Nitin also reported to the chief executive officer that 3 of the 10 machines were being used by the workers were defective. Nitin ordered for repair of the machines and asked the project head to appoint additional workers with attractive wages to ensure that the deadline is met. तो पहले क्या हुआ कि मेमो बिल्डर्स बहुत टेंशन में थे क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट वर्क था वो 6 महीने डिले हो गया था।
और उनका नाम बहुत अच्छा है, तो उनको जाना जाता है टाइम से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नितिन को बोला कि आप पता लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नितिन को ये पता चला कि यहाँ पे एक तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा छुट्टियां करते हैं, और दूसरा कि यहाँ पे अगर वर्कर्स छुट्टियां कर भी रहे हैं तो नए वर्कर्स को बुलाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो मशीन्स यूज की जाती हैं उसमें से 10 में से 3 मशीन तो डिफेक्टिव है। तो उसकी वजह से ये उन्होंने एनालाइज करने के बाद उन सारी मशीन्स का पहले तो उन्होंने रिपेयर करवाया, और उन्होंने कुछ और भी एडिशनल वर्कर्स अपॉइंट किए ताकि डेडलाइन जो है वो जल्दी मीट हो सके। तो ये कौन से फंक्शन की बात चल रही है, दैट इज कंट्रोलिंग। और पता कैसे चला, क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है, 4 स्टेप है ना। अगर इसके पूरे प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस लंबी है, पर कंट्रोलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट परफॉर्मेंस, seeing if there is any deviation, finding the reason of deviation and suggesting the corrective measure। पहले कंपेयर करो कि आपने जो परफॉर्म किया है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आप देखो कि क्या उसमें डेविएशन है, क्या डिफरेंसेस है। पता लगाओ कि डेविएशन क्यों हुआ, और सजेशन दो कि फ्यूचर में इस डेविएशन को कैसे रोका जा सकता है। ये सब कौन करता है, कंट्रोलिंग, और इसमें भी मिलता जुलता ऐसे कुछ काम हुआ है। तो इसकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है फ्रॉम सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। फिर आता है दूसरा, मेजरिंग द परफॉर्मेंस। फिर आता है तीसरा, कंपैरिजन। देन आता है चौथा, एनालाइजिंग डेविएशन। देन एनालाइजिंग करने के बाद सजेस्टिंग करेक्टिव मेजर्स, एंड देन सिक्स्थ, फीडबैक। देन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से स्टेप हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो क्या इसमें कहीं पर भी लिखा था कि हमने क्या टारगेट सेट किया था, नहीं। इसमें क्या कहीं पर भी लिखा है कि हमने कितना अचीव कर लिया, नो। बस इसमें क्या लिखा है कि हम 6 महीने लेट चल रहे हैं। तो जो भी हमारा टारगेट था और जब भी हमने परफॉर्म किया है उसको कंपेयर करके देखा जाए तो हम 6 महीने लेट चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, पहला स्टेप कंपैरिजन। तो उसने कहीं पर भी टारगेट की बात नहीं की, परफॉर्मेंस को मेजर करने की बात नहीं की, उसने डायरेक्टली किसकी बात की है, कंपैरिजन की। कंपैरिजन करने के बाद उसने निकाला कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब लोग वर्कर्स एब्सेंट हो रहे थे, नए वर्कर्स को हम ला नहीं रहे थे, और इसके अलावा मशीन्स भी डिफेक्टिव थी। तो उसे फाइंड किया रीजन कि क्यों ये डेविएशन हुआ है, तो इसे कहते हैं एनालाइजिंग द डेविएशन। फिर आता है कि उसने ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उन्होंने सजेशन भी दिया कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसने ऑर्डर दिया कि मशीन्स को रिपेयर करवाया जाए और साथ ही में कुछ नए वर्कर्स को हायर भी किया जाए। तो ये करके उसने क्या किया, करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, तो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो 3 स्टेप जो फॉलो हुए थे, कंपैरिजन किया, एनालाइज किया, और इसके अलावा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। इसकी इंपॉर्टेंस की भी बात की गई थी, तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस की ट्रिक हो जाएगी सीएम आर डी शर्मा जी। तो सीएम आर डी शर्मा जी। सी से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके जो भी एक्ट आप परफॉर्म करते हो सबके बीच में एक सिंक होता है या कोऑर्डिनेशन होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, एज पर प्लान होनी चाहिए। जब आप प्लानिंग को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो, तो कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है और हर एक चीज में कोऑर्डिनेशन अचीव हो जाता है। फिर आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। तो एम से क्या हो जाएगा, मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन इसलिए क्योंकि कंट्रोलिंग पहले एडवांस में एम्प्लॉयज को बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस को कौन से बेसिस पर जज किया जाएगा। तो उनको पहले से ही पता होता है कि उनको कैसा परफॉर्म करना है। इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस में कहीं पर भी गड़बड़ होती है तो मैनेजर्स उनकी हेल्प भी करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो इस पूरी प्रोसेस में उन्हें मोटिवेटेड फील होता है। आर से हो जाएगा रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। क्योंकि हम प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं तो प्लान्स में कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा। फिर आता है डी से डिसिप्लिन। अगर आपने प्रॉपर अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल पे रखा हुआ है, आप प्रॉपर कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पर भी कोई फ्रॉड हो रहा है, डिसलॉयल्टी हो रही है, या फिर किसी भी तरीके का कुछ गलत काम चल रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। फिर आता है डी से हो गया डिसिप्लिन, एंड एस से हो जाएगा स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी। तो कंट्रोलिंग अब 2 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग और एक होती है ऑपरेशनल कंट्रोलिंग। कुल मिला के अगर आपके ने जो सोचा था, जो प्लान किया था, अगर वो अचीव नहीं हो रहा है तो 2 प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया,
या फिर दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपने जो सोचा था वो कुछ ज़्यादा ही ऊँचा सोच लिया था। तब ये तो पॉसिबल ही नहीं था अचीव करना। तो हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि अगर दिन के मुझे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, पर आपने सिर्फ़ 2 ही चैप्टर्स किए। तो ये भी पॉसिबल है कि आपने उतना अच्छे से काम नहीं किया। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जो 4 चैप्टर आपने सोचे थे, वो आज के दिन पॉसिबल ही नहीं थे। या आपके पास आज दिन ही बहुत टाइम ही बहुत कम था, आप कहीं और बिज़ी थे या फिर आज कुछ शादियाँ थी, कुछ था। तो ये जो टारगेट आपने सेट किया था, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा सेट किया था, ये करना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये क्या करता है, कंट्रोलिंग आपकी स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज़ करता है कि क्या आपने जो टारगेट सेट किया था, वो कहीं बहुत ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट तो नहीं किया था। तो इसमें टारगेट्स को भी रिवाइज़ किया जाता है। फिर आता है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्योंकि कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि सारी चीजें एज पर प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लान्स बना ही इसलिए गए थे ताकि गोल अचीव हो जाए। तो इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग भी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कहीं पर भी कुछ सजेशंस हो, कुछ कंप्लेंट्स हो, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।